नमस्कार आप सभी के लिए। द हिंदू का एडिटोरियल है, लिखा KTS तुलसी एंड तनीषा पुरी जी ने है। और ये किसानों की प्रोटेस्ट के बारे में जनरली बात कर रहे हैं या उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके अगर टाइटल की बात करें तो ग्राउंड हैज़ फैलन आउट फ्रॉम बीनीथ द फार्मर्स फीट। तो किसानों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। क्यों खिसक गई, कैसे खिसक गई और इसका क्या मतलब है, तो हम इसको जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तब आप और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। Amidst the coronavirus pandemic, Indian farmers have marched their way New Delhi. The reason behind the protest is request to repeal the recently passed farmer agreements of Price Assurance and Farm Service Act, the Farmer Produce Trade and Commerce एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटी बिल। तो यहाँ पर तीन चीज़ों, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, इनके इंट्रोडक्शन में ही इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बीच में फार्मर्स ने दिल्ली की ओर अपना रास्ता रुख किया। और क्यों रुख किया? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो तीन बिल हैं इनको क्या कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए और कुछ नए कानून लाए जाए। और ये कानून कौन कौन से थे? तीन। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अकिन टू स्टॉक ट्रेडिंग। अकिन मतलब आपका होता है के सदृश। तो जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग है उसके हिसाब से इन तीन कानून ने ये जो एक्ट पास हुए उन्होंने इस पूरे के पूरे जो फार्मिंग को है तब्दील कर दिया है। कैसे तब्दील कर दिया है? ऑल थ्री ऑफ दीज लॉ आर पल्पेबल अटेम्प्ट टू टर्न एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फॉर्म प्रोड्यूस इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड। तो जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में बाय एंड सेल होता है तो उसी हिसाब से इस चीज़ को करने की कोशिश की गई है। हाउएवर द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल फार्मिंग हैज़ बीन हैंडीवर्क ऑफ टॉयल। तो हैंडीवर्क ऑफ टॉयल मतलब एक परिश्रम का काम है। मतलब किसी भी खेती के लिए खेती का सक्सेसफुल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर परिश्रम कितना हुआ। मतलब ये परिश्रम का काम है, ना कि rather than the ability to operate computer and nitpick along the contractual text, both of which the Form Act seems to impute into the life of farmer। ना कि ये कंप्यूटर का काम है या उन खरीद फरोख्त वाला काम कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना, बिगाड़ना या जो पेपर वर्क होता है उन सब का काम है। और यही इम्प्यूट मतलब ये थोपा जा रहा है फार्मर्स की लाइफ के अंदर इस इस फॉर्म एक्ट को, और इस टाइप की व्यवस्था थोपी जा रही है। सबसे पहले फर्स्ट द एक्ट हैव बीन पास्ड बाय द सेंटर। हाउएवर एग्रीकल्चर रिमेन मैटर अंडर द प्योर व्यू ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि ये एग्रीकल्चर का जो मुद्दा है वो स्टेट लिस्ट का वो है। तो सेंट्रल उस चीज़ को कैसे हस्तक्षेप कर सकता है या उसके बारे में कानून बना सकता है? द सेंटर हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू रूल ओवर एग्रीकल्चर इवन अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो सेंटर के पास कोई भी जुडिशियल पावर है नहीं कि वो एग्रीकल्चर के लिए इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, भले ही वो कंकरेंट लिस्ट में हो। एंड सो क्वाइट क्लियरली देयर इज एन अटेम्प्ट टू अनसर पावर एक्सप्लिसिटली गिवन टू स्टेट अंडर द एंट्रीज 14, 18, 46, 28 ऑफ द स्टेट लिस्ट बाय सेंटर। तो ये डायरेक्टली या स्पष्ट रूप से इस चीज़ का प्रयास किया गया है कि इसमें जो स्टेट की पावर है उसको खत्म कर दिया जाए और ये सेंटर के द्वारा किया गया है। These act lack of legal framework in the way that came into existence। और यहाँ पर जो एक्ट लाए गए हैं उनमें लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है। मतलब उनमें एक कहना चाहिए जो संवैधानिक या विधायिकी की कमी है, जिस हिसाब से इनको एग्जिस्टेंस में लाया गया और जिस हिसाब से इनको पास करवाया गया। एडिशनली द एक्ट डिप्राइव स्टेट ऑफ देयर रेवेन्यू वाया एनी सेस और लेवीज। तो यहाँ पर साथ ही साथ इन एक्ट से क्या होगा, जो स्टेट के हैं और मतलब राज्य सरकारों का जो टैक्स है उस पर भी असर पड़ेगा। देयरफॉर दीज एक्ट आर अ चैलेंज टू सेपरेशन ऑफ पावर विच फंक्शन एज अ बैकबोन टू डेमोक्रेसी। और ये इस हिसाब से ये क्या है, ये एक्ट जो है वो चैलेंज कर रहे हैं सेपरेट करने की पावर के, जबकि जो हमारी डेमोक्रेसी है या हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है ये पावर की, कितनी पावर हमें स्टेट को देनी है और कितनी सेंट्रल को देनी है। अब मोर कॉस्ट पॉसिबल, यहाँ पर मोर कॉस्ट पॉसिबल मतलब इसका हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है इनके अकॉर्डिंग।
दूसरी बात यहाँ पर ये है कि सेकेंड, इन द वे दैट एक्ट चेंज ऑल काइंड ऑफ फॉर्मिक trade into the digital contractual term reveal how there is an attempt to selling the farmer's produce in language that farmer himself does not know। तो जैसे कि इन एक्ट में ये निर्धारित किया गया है कि पूरे के पूरे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, डिजिटल मंडियां होंगी। तो इन सब चीज़ों में जिस हिसाब से इस व्यवस्था को बदला जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, तो डिजिटल व्यवस्था के बारे में फार्मर्स खुद उतना अच्छी तरीके से नहीं जानते, तो फिर वो उसमें कैसे फैमिलियर होंगे। This lack of skill, knowledge, and expertise will provoke farmers into hiring middlemen, thereby increasing the operational cost for the farmer। और जब farmers उस चीज़ को नहीं जानते तो जो skillful होगा उसके लिए farmers क्या करेंगे, हायर करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो operational cost है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Additionally, when such contracts are signed with multinational companies, farmers shall either be forced into paying hefty fee to lawyer to be able to dissect such contract from for them, or alternative open to food gate to their exploitation at any time by such companies। तो यहाँ पर अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसमें क्या होगा कि जब विदेशी कंपनियां या कोई भी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जब फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसमें कोई भी लीगल इशू आया तो फार्मर्स के लिए बड़े बड़े वकीलों को या वकीलों की जो मोटी मोटी फीस है उन सबको देना पड़ेगा, तो उससे भी उनका क्या होगा, खर्च ज़्यादा होगा। लीगली ऑल ऑफ दिस interferes with the freedom of the farmers to carry out his own trade under the Article 91F। तो लीगली अगर देखा जाए तो वो उनकी जो फार्मर्स की जो फ्रीडम है आर्टिकल 19(1)(f) के तहत दी गई है उसको क्या करेगी, बाधित करेगी। by imposing such fetters in the way that farmers earn his livelihood, there is a threat under Article 21 as well। तो वाई इम्पोजिंग सच फेटर्स मतलब ये बेड़ियाँ, फेटर्स मतलब आपका होता है कि पैरों में जो बेड़ियाँ डलती हैं वो वाली। तो वाई इम्पोजिंग सच फेटर्स इन वे दैट फार्मिंग आर लाइवलीहुड, और इस ऐसी व्यवस्था करना कि जहाँ से लाइवलीहुड जीवन यापन करें ऐसी बेड़ियों के साथ किसान, तो उसमें आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। दिस विल ऑल्सो डिनाई डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंटरफेयरिंग इन वे दैट सच लिविंग इज अर्न बाय फार्मर, impinging और आर्टिकल 43 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये साथ ही साथ उस चीज़ को भी दरकिनार करता है या नज़रअंदाज करता है कि जो स्टेट के द्वारा जो परिभाषा गढ़ी गई है फार्मर्स की लिविंग के बारे में, स्टेट के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं आर्टिकल 43 में, तो उस चीज़ को भी ये क्या करता है, डिनाई करता है, या जो डिसेंट स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल नहीं करता है। अब गैप इन डेफिनेशंस। Third, there are the two particularly problematic definitions within the act। यहाँ पर दो ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन है एक्ट के ही अंदर जो बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक है। When these act define the term farmers, they exclude the croppers, laborer, tillers, etc। तो यहाँ पर अगर ये फार्मर्स को जो डिफाइन करते हैं तो उसमें जो क्रॉपर्स हैं, लेबर्स हैं, इन सबको ये क्या कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया फार्मर्स के अंदर। द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज दैट सर्टेन पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप आर सिस्टमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ एक्ट। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें सिस्टमेटिकली जो किसान या खेती किसानी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को सिस्टमेटिकली क्या कर दिया, आपने एक्सक्लूड कर दिया है। This shall in turn hinder any rights that they might have gained access to via the act। तो this shall in turn hinder मतलब ये फिर क्या करेगा, आपका बाधा पहुंचाएगा किसी भी राइट के अंदर जो भी उनको इस एक्ट के द्वारा प्रदान होने वाली है। किन लोगों को, जिन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। While defining a formal agreement rather than best owing power to farmer, a sponsor has the power to refuse the yield। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट वाली बात है, तो जैसे मान लो किसी कंपनी ने किसी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने क्या किया, उसको स्पॉन्सर किया पर्टिकुलर फार्मिंग के लिए, तो उसमें फार्मर्स के कंपैरिजन में उसके पास, स्पॉन्सर्स के पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर दे जो भी उपज है उसके लिए किसी भी पॉइंट ऑफ उस पे टाइम पे, या ऐसा मतलब दोनों ही उसको वो क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसान और फार्मर्स।
स्पॉन्सर हैज सच पावर इन एब्सेंस ऑफ एनी नेसेसिटी ऑन हिज पार्ट टू गिव रीजन टू फार्मर बिहाइंड द सच रिफ्यूजल। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवश्यक रीजन उसे देने की जरूरत नहीं है इस रिफ्यूजल के लिए। मतलब अगर वो उपज को रिफ्यूज करता है तो उसे किसी भी प्रकार के रीजन को देने की आवश्यकता नहीं है। दिस स्पॉन्सर इज ऑल्सो इन चार्ज फॉर चेकिंग लीगल कंप्लायंस। जो स्पॉन्सर है उसके पास एक प्रभारी भी रहेगा इस चीज़ का कि वो चेक करे लीगल कंप्लायंसेस को। दिस मीन दैट ऑल लीगल ब्लाइंड टर्न आर ओपन टू लेजिटिमेट एक्सप्लॉयटेशन बाय सच स्पॉन्सर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि पूरी की पूरी आपने एक जो स्पॉन्सर है, मतलब जो खेती के लिए पैसा दे रहा है या अपने पैसों से खेती करवा रहा है, उसको एक लीगली ज़्यादा पावर दे दी गई है। फोर्थ, द एक्ट मैंडेट ट्रेड टू अकर व्हेन प्रोड्यूस इज ऑफ अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर चौथी बात यह है कि जो भी क्वालिटी है और जो स्टैंडर्ड है उस पर जब दोनों खरीदार और बेचने वाला दोनों ही सहमत होंगे तभी वो ट्रेड क्या होगी, नहीं तो कोई भी वहां पर कैंसिल कर सकता है। तो ये किसी भी ट्रेड में होता है। आई थॉट द क्वेश्चन हियर इज इन द बैटल टू सिक्योर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस आर वी विलिंग टू ओवरलुक फ्रॉम एनवायरमेंटल टू लेबर टू फार्मर्स ऑन। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगा ही, इनका ये मतलब है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस में क्या होगा कि दोनों को कुछ ना कुछ अपनी क्या करनी पड़ेगी, चीज़ों को मतलब अपनी क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर राजी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही चला सकता है, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन होगा वो हम किस लेवल तक होगा या हमें किस लेवल तक उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। क्या वो एनवायरमेंटल लेवल पर होगा, लेबर्स की लेवल पर होगा, या फार्मर्स का खुद का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम कितनी लेवल तक इसकी उपेक्षा करते हैं। In the attempt to secure produce of mutually acceptable quality, there is every possibility that farmer might be pressured into overusing his land either by excessive plantations or by excessive use of chemical, thus making it vulnerable to becoming barren। तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, उस ज़मीन की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगा, या वो ये सोचेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल छिड़कें। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस भूमि के लिए ज़्यादा घातक होगा और फिर उसको बिकमिंग वेरन। वेरन मतलब वो झाड़ बना देगा या बंजर कर देगा। मोर एवर द क्वालिटी चेक इज सच केसेस इज टू बी डन बाय थर्ड पार्टी। और यहाँ पर जबकि जो क्वालिटी या जो चेकिंग है वो तीसरी पार्टी के द्वारा होगी। दिस पावर हैज़ बीन गिवन टू थर्ड पार्टी विदाउट एनी सेफ गार्ड अगेंस्ट सच पार्टी बायस्ड और प्रीजुडाइज्ड। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का मतलब बगैर किसी भी सेफ गार्ड के, कोई मतलब कोई सेफ गार्ड नहीं है उस थर्ड पार्टी का। सेफ गार्ड इन द सेंस कि वो किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में बंधी नहीं है। बायस ऑफ अगेंस्ट सच पार्टीज बायस्ड और प्रिजुडाइज, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर बायस्ड हो सकती है, पूर्वाग्रही हो सकती है किसान के पक्ष में या कंपनी के पक्ष में। द unshamed misuse of farmer and his resource to merely flood the coffers of the random multinational company is visible at a bare perusal of such provision in the act। तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो फार्मर्स हैं उनका और उनकी ज़मीन का मिसयूज़ होगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के जो कोष हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर यूज़ होंगे, और अलग अलग हिसाब से वो इस एक्ट के जो प्रावधान है उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं वो उस हिसाब से मिसयूज़ करेंगे इन सब चीज़ों का। फिफ्थ, द एक्ट इज इन देयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोविजन फेल टू ले डाउन हु कैन रिप्रेजेंट द पार्टीज इन्वॉल्व इन सच डिस्प्यूट। तो पांचवा ये रीज़न है कि जो एक्ट में जो रिजोल्यूशन जो प्रोविज़न है वो इस चीज़ की व्याख्या करने में असमर्थ हैं कि वो कौन रिजॉल्व करेगा ऐसे डिस्प्यूट्स को। जो भी फार्मर्स या जो भी ट्रेड्स हैं या कंपनी और फार्मर के बिटवीन जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनमें इन्वॉल्व होगी जो भी डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व कौन करेगा।
The act goes on to then to overburden an already overworked subdivisional magistrate in absence of such a conciliation process elucidate in his former agreement। तो सीधी सी बात है, जो भी डिस्प्यूट होंगे जब कोई निर्धारण नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाके कोई भी बगैर कोई कंसीलिएशन प्रोसेस है नहीं जो भी इस फॉर्म एक्ट में, तो उससे क्या होगी, ओवरबर्डन ही होगा मजिस्ट्रेट के ऊपर। एलुसिडेटेड मतलब स्पष्ट रूप से कोई चीज़ नहीं की गई कही गई है, ठीक है। तो एलुसिडेट मतलब स्पष्ट रूप से व्याख्या करना किसी चीज़ की। नो राइट टू अपील एंड फाइनली द मोस्ट इनह्यूमन ऑफ ऑल प्रोविजन आर दोज टेक अवे द राइट टू अपील फ्रॉम फार्मर। तो यहाँ पर कोई भी अपील नहीं कर सकता फार्मर्स, ये सबसे बड़ी बात है इन पूरे के पूरे एक्ट में। The state exercising its power through multiple bureaucrats seems to have elevated itself to the status of God himself, whose decisions are immune from challenge। तो यहाँ पर जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स को या जो भी कलेक्टर, जैसे आपको मालूम हो कि उसमें कोई जो भी निर्धारण करेगा या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा कलेक्टर करेगा, जो भी डीएम है, तो उसमें क्या होगा, स्टेट एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स को ब्यूरोक्रेट के थ्रू, और वो खुद को एज अ गॉड फील करने लगेंगे पूरे के पूरे फार्मिंग सिस्टम में। वूज डिसीजन आर इम्यून फ्रॉम चैलेंज, और जिनके डिसीजन, जैसे अपील नहीं कर सकता ना फार्मर, तो उनके जो डिसीजन है वो इस बात से छूट प्राप्त होंगे कि उनको कोई चैलेंज कर नहीं सकता। देयर इज अ ग्लेरिंग एब्सेंस ऑफ पावर बीइंग गिवन टू फार्मर इन द event that the decision delivered by the above authority is biased, a product of corruption, prejudice, or simply manifestation of the said authority's bad mood। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी भी प्रकार का ऐसा डिसीजन आ जाता है कि प्रिजुडाइस है, मान लो कोई डीएम है, पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर उसकी पूर्वाग्रह है, और मतलब अगर किसी ने उनको पैसा खिला दिया, और कई ऐसे, या स्टेट के जो अथॉरिटी है वही ये चाहती है कि इस टाइप के डिसीजन मिले, तो उससे क्या होगा कि फिर किसान तो अपील कर ही नहीं पाएगा। वी मस्ट कमेमोरेट द एसेस टू जस्टिस अकॉर्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 14 एंड 21 एट दिस जंक्शन। और हमें याद करना चाहिए किस चीज़ को, कि जो हमें आर्टिकल 14 और 21 के थ्रू अधिकार प्राप्त हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या इस हिसाब ऐसे समय में जब इस टाइप के जो कानून है वो पारित हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्ट यूज मल्टीपल सब्जेक्टिव टर्म सच एज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, इवन वर्ड सच एज द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ are used to callously that they open up the contract to multiple dispute over interpretations। तो यहाँ पर जैसे कई इन्होंने टर्म यूज किए हैं इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस का क्या मतलब है, अगर कोई वकील चाहे तो इसके अलग अलग व्याख्या कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज का क्या मतलब है कि कहीं मान लो आज 20 रुपये किलो बिक रही है कोई चीज़, 21 हो गई, तो बोल देंगे कि यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज है, तो फिर स्टेट क्या कर देगी, उसको कम कर देगी। नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ, एंड इन सब चीज़ों के जो टर्म इन्होंने यूज़ किए हैं इस एक्ट में, आर यूज्ड सो कैलियसली, बड़े ही बेरहमी ढंग से या बड़े ही बुरी तरीके से इन वर्ड को डाला गया है, जिसकी व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है और जिनका इंटरप्रिटेशन कोई कई प्रकार से कर सकता है, तो ये नए नए विवादों को जन्म देगा। क्लियरली द एक्ट सीम्स टू डिफाई द सेफगार्ड दैट मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड इन टू स्टैंड फॉर। तो स्पष्ट रूप से ये क्या कर रहा है, डिफाई कर रहा है उन सभी सेफगार्डों को, या जो सुरक्षा दी गई थी हमारे संविधान निर्माताओं ने, कि मतलब संविधान निर्माताओं ने लोगों के लिए एक सुरक्षा प्रदान की गई थी, उन सभी चीज़ों का ये क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है या डिफाई कर रहा है। सो दिस इज द all today's editorial, so thank you for